वीडियो सीडी खोलने के बाद सबसे पहले आप काम ये करेंगे, आप अपना जो लेंस है उसे क्लीन करेंगे कॉटन के साथ में, और एक दफ़ा सीडी को फिर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद देखेंगे कि एक्शन शुरू हुआ है, सीडी घूमी है या नहीं घूमी। अब अगर तो भी सीडी नहीं घूमती तो हमारा पहला डाउट जो है वो स्पिंडल मोटर के ऊपर जाता है। स्पिंडल मोटर जो आज का LG, सैमसंग्स जो मार्केट के अंदर सेट्स अवेलेबल हैं उनमें मैक्सिमम ये प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं कि स्पिंडल मोटर जो है वो ख़राब हो रही हैं। तो स्पिंडल मोटर जो है बड़े आराम से आप चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं, मार्केट के अंदर 60-65 रुपये का ये आपको मोटर मिल जाता है। तो वो मोटर आप बड़े इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप रिप्लेस करते समय ये जो प्लेटर है जो इसके ऊपर फिक्स किया गया प्लेट और ये स्पिंडल, इसके बीच में बिल्कुल देखिए एक स्पिंडल है। अब इसका जो हाइट है और इसका जो डेप्थ है इसको अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटर आप नहीं डालेंगे। कुछ मोटर्स के तो ऊपर ये डिस्क फिक्स ही मिलती है आपको, लेकिन उसको मैकेनिकली इसमें फ़िक्स करना कई दफ़ा हर सेट के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो हमें वहाँ से रिमूव करनी ही पड़ती है। तो जैसे ही रिमूव करते हैं हम लोग तो नेचुरली बात है इसका अलाइनमेंट भी हमें देखना ही पड़ेगा निकालने से पहले कि इसका अलाइनमेंट कहाँ पे था। नहीं तो क्या होगा कि इसमें और इसमें ब्रैकेट के अंदर जो आपका सीडी जब चलेगा तो सीडी जो है वो फंस के चलेगा, जिससे भी उसकी मूवमेंट जो है फ्री नहीं होगी। और कई दफ़ा आपने अगर इसका अलाइनमेंट अगर आउट हो जाए तो आपने एक और प्रॉब्लम भी देखा होगा कि जब आप सीडी को अंदर इंसर्ट करते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो मैकेनिकल नॉइज़ बनाती है सीडी। एक मैकेनिकल नॉइज़ बनाती है तो उसका मतलब ये है कि सीडी जो प्रॉपरली फिक्स ना होकर घूमी नहीं है वो। उसकी फ़र्स्ट इंडिकेशन आपको इस ब्रैकेट के ऊपर देगी, यहाँ पे इस ब्रैकेट के ऊपर आपको उसके निशान भी दिखाई देते हैं। कई दफ़ा सीडी के ऊपर भी निशान आ जाते हैं। तो जैसे ही आपको ऐसी इंडिकेशन मिले तो सबसे पहले डाउट जो हमारा इस पे जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि प्लास्टिक होने की वजह से ये कई दफ़ा नीचे से क्रैक हो जाता है। क्रैक होने की वजह से ये अपनी अलाइनमेंट आउट कर लेता है, तो जिस वजह से आपकी सीडी प्रॉपरली ब्रैकेट में, मैग्नेट ब्रैकेट में और इसके बीच में फिक्स ना होके अलाइनमेंट आउट कर लेती है, जिस वजह से मैकेनिकल नॉइज़ बनता है और साथ में आपका सीडी प्रॉपरली घूम नहीं पाता। अब जब आपने मोटर डाला, मोटर डालने के बाद में आप इसे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद में आप इसके ऊपर फिंगर घुमा के देखिए तो हल्का सा एक टच आपको इस स्पिंडल का दिखाई देगा, हल्का सा। तो ये बिल्कुल इसके अलाइन है। अगर आपको ये टच नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरा ऊपर है। अगर ये नीचे होगा तो स्पिंडल आपको ज़रूरत से ज़्यादा टच करेगी और इसका मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ है। तो अब इसकी अलाइन करते समय ऊपर या नीचे स्क्रू ड्राइवर इसके बीच में यहाँ पे आप डाल के फ्लैट स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लेके आप नीचे से और ऊपर से इसे अलाइन कर सकते हैं। अब अलाइन करने के बाद में कुछ लोग इसके अंदर एल्फी या फेविक्विक भी यूज़ कर लेते हैं। अगर कभी आपको फेविक्विक अगर एल्फी यूज़ करने की, कई दफ़ा क्या होता है कि आपकी मोटर स्पिंडल जो है वो पतली होती है और आपका ये प्लेटर जो है ये आपका बड़ा होता है, अगर आप रखें तो बीच में वो स्किड कर जाता है। अब उसे रोकने के लिए एल्फी या फेविक्विक की हेल्प ली जा सकती है। अब उसे लगाते समय आप कभी भी इसको इस तरह से रख के ऊपर से उसके ड्रॉप मत डालिए, नहीं तो होगा क्या कि अगर आप ड्रॉप डालेंगे तो वो ड्रॉप हो सकता है कि नीचे मोटर की तरफ भी चले जाए, मोटर की स्पिंडल को वो जैम कर सकते हैं। अब इसको लगाते समय आप 1 या 2 ड्रॉप कहीं भी कागज़ के ऊपर या प्लेटफॉर्म टेबल के किसी भी जगह पर 1-2 ड्रॉप डाल के आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसे उठा के और आराम से आप इसके पीछे लगा दीजिए और इसको इस पोजीशन पे आप रखिए और गौर रखिए कि नीचे की तरफ वो ना जाए। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब मोटर को रिप्लेस करने से पहले मोटर को आप बाहर से 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट DC आप दे के मोटर को चेक कर सकते हैं कि मोटर आपकी मूव कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो मूव कर रही है अच्छी बात है। उसके बाद में आप मोटर को एक दफ़ा पकड़ के भी देखिए। कई दफ़ा क्या होता है मोटर मूव तो करती है लेकिन जैसे सीडी का लोड उसके ऊपर गया तो लोड जाते समय क्या होता है कि वो एकदम से बंद कर हो जाती है, वो चलती नहीं है, उसके बेरिंग कम कट जाते हैं या कुछ और भी वजह हो सकती है।
तो उस केस में अगर ऐसे जैम होती है आपका हल्का सा हाथ रखने से या चलती ही नहीं है, तो दोनों केस के अंदर हम लोग मोटर को रिप्लेस करेंगे। अब मोटर को हमने देखा, डीसी सप्लाई दी, मोटर हमारी फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक्शन में चेक कर लीजिएगा, रिवाइंड और प्लस और माइनस दोनों तरफ से। और उसके बाद में आप उस पर प्रेशर डाल के भी देख लीजिएगा, स्पिंडल को हाथ से पकड़ के देखिएगा तो भी आपकी मोटर मूव कर रही है। तो इसका मतलब मोटर जो है मेरी वो ठीक है, मोटर में प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम मेरी है वो इस सर्वो आईसी के साथ रिलेटेड है। तो इस सर्वो आईसी को हम लोग मार्केट के अंदर ये भी अवेलेबल है, 18 रुपये से लेकर 32 रुपये के बीच में ये वेरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा नंबर हम लोगों ने यूज़ किया है। वो आप ला के विद और हॉट एयर गन के थ्रू आप इसे यूज़ करके इस आईसी को भी आप अपने एंड पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो सीडी में अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वो मैकेनिज़्म एरिया के अंदर ही आती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आती हैं। और उस मैक्सिमम को भी अगर हम लोग रेटिंग करें परसेंटेज के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आज की डेट में है वो आपका ऑप्टिकल लेंस है। ऑप्टिकल लेंस के अंदर अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 वीडियो सीडीज़ ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आई हैं, तो उसमें से 6 जो हैं वो हेड क्लीन करके ही ठीक हो जाती हैं, बाकी 4 के अंदर आपको हेड रिप्लेस ही करना पड़ता है। उसके अलावा और कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं होता। बाकी जो प्रॉब्लम आपकी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिस्क आपके अंदर जाती है, अंदर रुकने के बजाय में फिर बाहर आ जाती है, या कई दफ़ा हमने देखा है कि अभी आपने डिस्क को बाहर, प्लेटफॉर्म को बाहर निकाला, इसके ऊपर डिस्क रखनी थी, अब रखने से पहले ही अंदर चली गई। उस केस में भी आपकी बेल्ट ही आती है। तो इसका मतलब ये हो कि मैकेनिज़्म के अंदर मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो हमारी ऑप्टिकल लेंस, बेल्ट और स्पिंडल मोटर्स। कैरेज मोटर 100 में से 1, 2 या 3 ख़राब हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हमने देखी। जो लोडिंग मोटर है इसमें भी बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं वो हमारी आती हैं स्पिंडल मोटर का, क्योंकि स्पिंडल मोटर हमेशा घूमती है, 250 से लेकर 500 आरपीएम तक ये काम करती है। और सबसे कम जो मोटर घूमती है वो आपकी लोडिंग मोटर, और स्पिंडल मोटर तो बहुत स्पीड पे हमेशा ही घूमती रहती है। उसके बाद में आपकी जो कैरेज मोटर है, कैरेज मोटर भी बड़ी स्लो स्पीड के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक ट्रैक को रीड करने के लिए घूमती है। और उसके बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं आपके साउंड कार्ड के अंदर। साउंड कार्ड में जो प्रॉब्लम्स मैक्सिमम आती हैं वो आती हैं कि हम लोग नॉर्मली घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर सेट खरीदते समय स्पीकर्स की इम्पीडेंस का मैचिंग जो है उस पर ध्यान नहीं देते। अगर मान लीजिए अगर 4 ओम्स इम्पीडेंस के स्पीकर्स इसके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसमें लोग 8 भी लगा देते हैं, 8 की जगह पे 4 लगा देते हैं। तो इस वजह से कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती रहती हैं। या कई दफ़ा हमने देखा है कि जो वायर्स यहाँ पे लगाई जाती हैं स्पीकर्स कनेक्टर के अंदर, वो लगाते समय इतनी ज़्यादा छील दी जाती हैं जो आपस में ये दोनों कनेक्टर जो हैं वो जुड़ जाते हैं। अब ये जुड़ने से क्या होता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होते ही ये आपका जो आईसी है ये डैमेज होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए, रेड एंड ब्लैक, ब्लैक और रेड, ये 2 ही कॉम्बिनेशन आपको स्पीकर्स में मिलते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो जो रेड वायर मार्क की गई है तो वो रेड रेड में ही जानी चाहिए और आपकी ब्लैक ब्लैक में ही जानी चाहिए। उसके बाद में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि मेन ट्रांसफार्मर जो है, मेन ट्रांसफार्मर आपका 220 वोल्ट के साथ में कनेक्टेड है। 220 वोल्ट कई दफ़ा 400 वोल्ट के आसपास भी हो जाती है। अगर आपका लाइन का अगर न्यूट्रल अगर ओपन हो जाता है तो उस वजह से 220 जो 440 वोल्ट हो जाती है, जिस वजह से ट्रांसफार्मर कई दफ़ा खुद बर्न हो जाता है, प्राइमरी इसकी जो है, या आपकी सेकेंडरी में से हाई वोल्टेज आने की वजह से आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो हैं ये बर्न हो जाते हैं, एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से आपकी पावर सप्लाई जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती, उस वजह से आपकी बाकी फंक्शन भी जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब एक और प्रॉब्लम आती है कि जब हम इसे ऑन करते हैं तो उसके समय जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले नहीं आता है इसके ऊपर। तो ये डिस्प्ले ना आने की वजह
जो है वो हमारी यहाँ से 3.6 वोल्ट्स AC हम लोगों ने इस वायर के थ्रू दी होती हैं। ये जरूरी नहीं कि हर दफ़ा येलो वायर ही हो यहाँ पे, तो इसमें रेड भी हो सकती है, ग्रीन। तो आपको वो चेक करना होगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। AC पे आप लगा के 10 वोल्ट पे चेक कर सकते हैं। फिलामेंट वोल्टेज होते हैं FLT के, तो आप उसको चेक कर लीजिए। अगर वो 3.6 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर से तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो DC सप्लाई में हो सकती है। 5 वोल्ट इसको दिए जाते हैं IC को, डिस्प्ले IC को, और उसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले प्रोड्यूस करते हैं। और एक प्रॉब्लम जो है आपका फ्रंट पैनल के जो की स्विचेस जो हैं, की मैट्रिक्स जो है आपका, ये काम करना बंद कर देता है। आप इसे प्रेस करते हैं तो ये कमांड नहीं देता। तो उस केस के अंदर 455 हर्ट्ज़ का हम लोग क्रिस्टल यूज़ करते हैं इसकी बैक साइड पे टू जनरेट द क्लॉक। तो वो जो क्रिस्टल है वो हमारा डैमेज हो जाता है। वो क्रिस्टल भी आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट के अंदर क्रिस्टल जो है वो बहुत कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, तो वो आप कभी भी मार्केट से ख़रीद के लगा सकते हैं, 455 या जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी गई है। अब उसके बाद में हम देखेंगे RC सॉकेट्स जो पीछे लगी हुई हैं, फीमेल सॉकेट्स हैं ये RC। तो अगर इसमें कलर्स आप देखें तो इसमें वाइट रेड और एक ब्लैक और एक येलो। ये जो ब्लैक है ये तो RF रेडियो फ्रिक्वेंसी जो मैंने बताया था आपको कि हम लोग मॉड्यूलेट करने के बाद में उसे RF सिग्नल जनरेट करके एंटीना सॉकेट के लिए ले लेते हैं। और ये आपका वीडियो का सिग्नल है येलो, ये आपका लेफ़्ट एंड राइट दोनों ऑडियो के सिग्नल्स यहाँ से हम लेते हैं। ये येलो जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, जहाँ भी येलो आप देखेंगे वो हमेशा वीडियो का ही सॉकेट होगा, और जब भी आप रेड और वाइट देखेंगे ये हमेशा आपका ऑडियो का ही सॉकेट्स होगा। अब एक तो आप इन स्पीकर्स के थ्रू एम्पलीफिकेशन करवा सकते हो आप, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर ये एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर के थ्रू इन स्पीकर्स के थ्रू हम लोग साउंड सुन सकते हैं। कुछ लोग अलग से भी एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं, बड़ा एम्पलीफायर या एक अच्छा एम्पलीफायर, तो उस समय हम यहाँ से ऑडियो आउट लेके उसके ऑडियो इनके अंदर दे देंगे। या कुछ लोग ये स्पीकर्स ना चला के सिर्फ टीवीज़ का स्पीकर्स ही यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में भी यहाँ से हम लोग ऑडियो आउट दे के टीवी की लेफ़्ट एंड राइट के अंदर दे देंगे। अब नॉर्मली हमने देखा है कि जो टीवीज़ हमारे पास घरों के अंदर अवेलेबल हैं, वो टीवीज़ जो हैं वो आपके मोनो टीवीज़ हैं, स्टीरियो परफॉर्मेंस नहीं प्रोड्यूस करते ऑडियो की, जहाँ तक बात है। तो अगर ऐसा है तो क्योंकि पीछे तो मेरे पास 2 सॉकेट्स हैं, तो लेकिन टीवी में आपको एक ही इनपुट मिलेगी ऑडियो इनपुट में, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? उस केस में आप मार्केट के अंदर केबल्स अवेलेबल हैं, मोनो टू 2 RC, 1 मोनो टू 2 RC, या आप केबल खुद बना भी सकते हैं। एक 2 RC टू 2 RC केबल लेके एक एंड से उसे काट दीजिए, और जो इस सॉकेट है आपका RC प्लग, उसको खोल के दोनों लेफ़्ट और राइट को आप कंबाइन करके उसके अंदर रीजॉइंट कर दीजिए, उससे आपका सिंगल केबल बन जाएगा। इस तरफ तो आपके 2 लगेंगे, लेकिन उधर टीवी के अंदर आपका एक ही आ जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं चलाना चाहते तो आप सिंपली एक केबल भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर से, लेकिन उसमें होगा क्या कि आपको कुछ चैनल्स के साउंड अवेलेबिलिटी होगी, कुछ का नहीं, साउंड नहीं आपको आएगा। अब वीडियो सीडी में एक और प्रॉब्लम भी हम लोग देखते हैं कि वीडियो सीडी इसके जो सिग्नल्स हैं वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं। टीवीज़ के साथ में उनकी कंपैटिबिलिटी कई दफ़ा नहीं होती। होता क्या कि जब मैं उसे लगाता हूँ अपने टीवी के साथ में वीडियो आउट लेके, तो एकदम से आपका जो टीवी है वो ओवर गेन होने की वजह से पिक्चर जो है ब्लैक हो जाती है, या पिक्चर वेवीज, उसमें वेवीनेस आ जाती है, पिक्चर स्टेबल नहीं होता। साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, वीडियो की बात हो रही है, वीडियो में ही आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में क्योंकि वीडियो सिग्नल को तो मैं नहीं छेड़ सकता, क्योंकि लॉजिक कार्ड के थ्रू प्रोसेस होने के बाद में हमें मिला है, लेकिन RF कन्वर्टर के अंदर एक गेन कंट्रोल सर्किट रहता है, उसके अंदर एक प्रीसेट लगा होता है। अब उस प्रीसेट को अलाइन करके आप देख सकते हैं
आपका जो वीडियो का गेन है वो वीडियो सीडी का गेन कम हो सकता है या आप बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो आउटपुट के द्वारा अगर मैंने सिग्नल लिया हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आपको वीडियो सिग्नल जो है वो शंट करना पड़ेगा। जो केबल हम लोग वीडियो वाली यूज़ करते हैं उसके अंदर हम लोग 47 से लेके 100 ओम तक का रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा देते हैं, जिस वजह से आपका गेन जो है वो प्रॉपर हो जाता है आपके टीवी के और अकॉर्डिंगली। ये प्रॉब्लम काफ़ी कम रहती है, ज़्यादा नहीं रहती। नॉर्मली जो चाइनीज़ मेड जो वीडियो सीडीज़ आपकी आती हैं उन्हीं में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्राय जो हमारी अच्छी कंपनीज़ की जैसे सोनी है, कैनवुड है या पायनियर है, ऐसी वीडियो सीडीज़ में ऐसी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई नहीं देती हैं। और उसके बाद में एक जो और प्रॉब्लम आता है वो आपका है ये लैच स्विच जो लगा, मैकेनिकल ऑन ऑफ जो लगा है, इस स्विच में भी बार बार इसे यूज़ करने से भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नॉर्मली हम लोग इसमें वीडियो सीडीज़ के अंदर 2 पोल स्विच ही यूज़ करते हैं। तो 2 पोल स्विच जब यूज़ करते हैं तो कई दफ़ा इसको लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें कि देखिए ये जो स्विच है कई दफ़ा तो सीधा लगा हुआ इस समय, और इसकी जो वायर्स हैं वो इस साइड पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रही हैं। कोई दफ़ा ये नीचे की तरफ मिलता है, कई दफ़ा साइड पे, कई दफ़ा इसकी लेग्स ऊपर की तरफ, अलग अलग शेप्स में अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर है वो आपके ऑन ऑफ बनाते हैं। तो ये लगाने के बाद में इसके ऊपर इंसुलेशन टेप जो चढ़ानी है बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली जब इसे खोला जाता है तो इसकी टेप काट के फेंक दी जाती है और लगाने के बाद में ध्यान नहीं देते हम लोग, और ये इंसुलेशन टेप इसके ऊपर नहीं चढ़ाते, जिस वजह से बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि आप देखिए ये बिल्कुल आपके जो कवर है ये बिल्कुल कवर के नीचे है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको तो ये देखिए जब कवर लगता है इसके ऊपर तो यहाँ पे ये देखिए लॉक्स हैं इस जगह पे। अब ये जो लॉक है ये जब खोलते समय हमें इसे टिल्ट करना पड़ता है। तो अगर बाई चांस अगर ये इस पर इंसुलेशन नहीं है और इसमें और उसमें अगर कनेक्टिविटी हो गई तो शॉक लगने की संभावना हमेशा रहती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ऑन ऑफ स्विच के कनेक्शन रीसोल्डर करें नए के या पुराने के चेक करने के बाद में, तो इंसुलेशन टेप लगाना मत भूलिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद में एक प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की होगी कि जब आप वीडियो सीडी को इंसर्ट करते हैं, वीडियो सीडी पहला जो ट्रैक है वो बहुत अच्छी तरह से रीड करती है, लेकिन अचानक वीडियो सीडी जो है वो जंप कर जाती है। तो हम बोलते हैं स्किप कर रही है, सीडी स्किप कर रही है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सीडी इटसेल्फ के साथ में भी हो सकती है। सीडी को आप अच्छी तरह से देखिए, अगर वो गंदी है, डस्ट लगी है या उसके ऊपर ऑयली कुछ फिंगरप्रिंट्स हैं, तो आप उसे पानी की द्वारा उसे सफाई कर सकते हैं। पानी की 2 ड्रॉप डाल के एक अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा लेके कॉटन का, उसके साथ में आप उसे क्लीन कर सकते हैं। जब वो एकदम से ड्राई हो जाए तो आप उसे वापस इंसर्ट कर सकते हैं। अगर उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर वो टाइम है आपका वीडियो सीडी खोल के आपको चेक करने का। तो वो हम लोगों ने देखा है नॉर्मली जो है ये जो पिनियन जो गियर है, ये पिनियन गियर जो है, पिनियन गियर्स में ये जो तीत हैं, कई दफ़ा हमने देखा कि इन तीत जो हैं ये इसमें ब्रेकेज हो जाती है या इसके बीच में क्रैक आ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक है, ड्राई होने के बाद में एटमॉस्फेरिक इफेक्ट रहता है इसके ऊपर, तो ये इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। अगर इसमें क्रैक आ जाता है तो उस वजह से क्या होता है कि जब वो क्रैक इस गियर के सामने आता है जो मोटर के ऊपर पुल स्पिंडल के ऊपर लगा हुआ है, तो ये जब इसके पास आता है तो ये वहाँ पे स्किप होना शुरू हो जाता है। जैसे ये स्किप होता है तो एकदम से आपकी जो सीडी है वो वहीं पे फंस जाती है और ये जो आपका हेड है ये असेंबली आगे चली जाती है, जिस वजह से प्रॉपरली सिग्नल आपको सुनाई नहीं देता। तो उस केस में आप इस पिनियन गियर्स को चेंज कर सकते हैं। ये गियर भी मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल। इसको निकालते समय आप इसको आराम से प्रेशर डाल के इसको आप पुल कीजिए बाहर की तरफ और ये आपके पास में गियर आपके आ गया। तो लगाते समय में भी आप देखिए इस गियर के अंदर ये बिल्कुल एक छोटा सा कट है और इसके बाद में ये लॉक बने हुए हैं, प्लास्टिक के 2 लॉक हैं। अगर आप यहाँ से आपको निकालने में दिक्कत होती है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसे खोल के नीचे से इनको
लॉक्स को आप थोड़ा सा ट्वीज़र की हेल्प से या स्क्रूड्राइवर की हेल्प से थोड़ा प्रेस करेंगे गेंद तरफ और दूसरे हाथ से इसे बाहर की तरफ पुल कीजिए तो ये गियर आपके हाथ में आ जाएगा। उसे फिर अच्छी तरह से आप देख लीजिए। कई दफ़ा हमने देखा है कि ये टीथ के अंदर जब नई वीडियो सीडी होती है तो इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीसिंग की होती है उन्होंने, लेकिन ग्रीस होने के बाद जब इसके अंदर डस्ट जाती है तो ग्रीस और डस्ट दोनों आपस में मिलके इस सरफेस को एकदम से फिल कर देते हैं। तो फिल करने से भी जो उसकी मूवमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शन आती है, क्योंकि देखिए टीथ बहुत इसके बारीक टीथ हैं, बहुत बड़े नहीं हैं इसमें। तो एकदम से फिल होने के बाद में, डस्ट फिल होने के बाद में, क्योंकि साथ में आपके ग्रीस भी थी तो ऑयली सरफेस था तो डस्ट वहीं पे रेस्ट कर गई, जिस वजह से ये जो गैप है इस टीथ के अंदर ये फिल हो गए। और ये जो मेरा जो मोटर के ऊपर जो गियर है वो गियर इसको पूरी तरह से घुमा नहीं पाता, वहीं पे स्किप होना शुरू हो जाता है, तो जिस वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसको जब आपको वापस लगाना है तो आप इसके ऊपर, क्योंकि नया होगा, नए के ऊपर आपकी कोई लुब्रिकेशन या कोई ग्रीस अप्लाई नहीं की हुई, तो हल्का सा ग्रीस थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिए दोनों एंड पे, जाते समय आराम से अंदर स्लाइड कर जाए। तो बिल्कुल इसमें आप बड़े आराम से एक हाथ नीचे रख लीजिए, एक ऊपर रख लीजिए और इसको आप अंदर की तरफ ही डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप नीचे नहीं रखते तो ऊपर से दबाएंगे तो देखिए स्लाइड नीचे की तरफ करती है। अगर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर दिया तो इसके जो माउंटिंग्स हैं उसके टूटने के चांसेस बन जाते हैं। और आपकी वीडियो सीडी रीसेट हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए आपको एक ही एक्शन करना है, ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद में आप इसे बाहर निकाल दीजिए, निकालने के बाद में आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद में आप इसे ऑन कीजिए। ऑन करते ही इसको अपने आप ही अंदर जाना चाहिए। अगर ये अपने आप अंदर जा रहा है तो इसका मतलब जो वीडियो सीडी मेरा है वो रीसेट पोजीशन अपने आप ही कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हमारी असेंबली है, असेंबली का जो लेंस है वो भी पेनिट्रेट कर रहा है अंदर। जब तक ये एक्शन नहीं होगा तब तक आपका रीसेट पोजीशन में ये नहीं, कभी भी नहीं जाएगा। इसको एक दफ़ा वापस लगा देते हैं देखने के लिए। तो आज हमने वीडियो सीडी के बारे में ये देखा है कि वीडियो सीडी जो डस्ट आपकी है वो सबसे बड़ी दुश्मन है वीडियो सीडी की। वीडियो सीडी को हमेशा अगर ठीक ढंग से आप चलाना चाहते हैं तो एक तो डस्ट से आप बचा के रखेंगे, दूसरा वीडियो सीडी को हमेशा इस्तेमाल में रखिए ताकि बेल्ट जो आपकी वो एक तरह की शेप ना ले। तीसरा, ये जो फ्रंट पैनल के स्विचेस हैं इनको भी इस्तेमाल करते रहिए। अगर आप इनको इस्तेमाल नहीं करते उस वजह से भी स्विचेस ख़राब हो जाते हैं, जिससे आपका क्लॉक का जो क्रिस्टल है उसके डैमेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और पावर जो है आपकी, पावर का भी आप खास ख्याल रखिएगा कि आपकी जो सॉकेट, मेन सॉकेट होती है जिसमें आपका प्लग लगा होता है, वो प्लग आपका लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो लूज़ होगा उस वजह से आपकी स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, जिससे सर्ज वोल्टेज जो है वो आपके ट्रांसफार्मर को या मैकेनिकल या आपका लॉजिक कार्ड को वो ख़राब करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और उसके अलावा आप ग्रीसिंग करना अपने सेट को मत भूलिएगा। और लोडिंग ट्रे की सफाई जो है वो हमेशा रखिएगा। ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, और आप उसके लिए एक हैंडी पम्प जो वॉच मेकर के पास अवेलेबल होता है वो आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल है, उसकी हेल्प के साथ आप सफाई कीजिए और उसके बाद में उसे लुब्रिकेशन कीजिए। थैंक यू।